Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the Ostwald dilution law. This law is given by the scientist Ostwald, and it is applicable for the solution which are dilute one. So the law here called as the Ostwald dilution law. So what is that Ostwald dilution law? What is their derivation? इससे हम किस चीज को कैलकुलेट करेंगे? इससे हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे. किस चीज के फार्मूले? We will derive a relation in between the alpha, that is the degree of dissociation, and the kd, that is the dissociation constant. By knowing the other values का हमें पता होना चाहिए. तो let starts today's lecture on the Ostwald dilution law. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन को प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, वहां पे हमने क्या सीखा था. वी हैव लर्नड दैट कैन एन इलेक्ट्रोलाइट कैन नेवर बी आयनाइज्ड 100%. कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन विल नेवर बी आयनाइज्ड 100%. सो देयर विल ऑलवेज बी एन इक्विलिब्रियम in between the ions formed and the unionized electrolyte. For example, we have an electrolyte that is represented by AB. If we add the water in it, then it will undergo ionization to give the A positive and the B positive ions. Assume that अब हम एक टेबल ड्रा करेंगे. ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने ध्यान दिया होगा केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट के अंदर भी हमने ऐसे टेबल ड्रा की थी. इसको कंपेयर करना आप उसी टेबल के साथ, प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम वाली जो आपकी यूनिट है वहां पे अपने काफी सारे न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने होते हैं, सोल्व करने होते हैं, तो भी आप इसी टाइप की टेबल को ड्रा करते हैं. तो टेबल ड्रा करनी आपको जरूर आनी चाहिए, जिसमें आप क्या लिखेंगे. देखो, स्टार्ट में हमने लिया टाइम ले दें, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट. मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हम किसकी लेंगे? कंसंट्रेशन मींस एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी होगी? जो इलेक्ट्रोलाइट हमने स्टार्टिंग में लिया. इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एज्यूम हमने किया कि इलेक्ट्रोलाइट इज AB, तो AB हमने लिखा. उसके बाद आफ्टर द आयनाइजेशन, जब आयनाइजेशन हुआ, व्हेन वी ऐड द वाटर इन द इलेक्ट्रोलाइट, द टू टाइप ऑफ आयंस आर फाउंड. वन इज द A पॉजिटिव आयन, तो A पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे हम इस कॉलम में. सेकंड वन विल बी द B नेगेटिव आयन, तो B नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हम यहाँ लिखेंगे. तो ये जो कंसंट्रेशन लिखते हैं सारी की सारी हम स्क्वायर ब्रैकेट में, देखो मान लीजिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, मींस दीज आर दी मोलर कंसंट्रेशन. तो हम यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं. उसके बाद व्हेन टाइम इज जीरो मींस इनिशियल कंसंट्रेशन. देखो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम जीरो, व्हाट इट मींस आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन. इनिशियल कंसंट्रेशन मींस जो शुरू में हम एज्यूम करेंगे. शुरू में मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया कि जो गिवन कंसंट्रेशन है, जो AB इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है, दैट इज द C मोल्स पर लीटर. दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन. And what is the initial concentration of A positive and B negative ions? Because initially अगर आपने कोई भी वाटर ऐड नहीं किया है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो क्या होगा? A positive ion will not be formed, the B negative ion will not be formed. What is the initial concentration of A positive and B negative ion? That is the 0 moles per liter, 0 moles per liter, 0 moles per liter. आफ्टर टाइम टी मींस हमने अभी आपको बताया, जो ये पोस्टुलेट है अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का, कि एन इलेक्ट्रोलाइट will never be ionized 100%. It will ionize to some extent. The extent up to which an electrolyte get ionized, that is called as the degree of dissociation. वो उसकी degree of dissociation कहलाएगी. और कुछ समय के बाद क्या होगा? जितना उसको आयनाइज होना था उतना हो गया. अब ये आपके जो सॉल्यूशन है, देखो ये जो हमने AB यहाँ पे लिख दिया, आप इसको एक कंटेनर मान के चले. देखो दिस इज ए कंटेनर, देखो इस टाइप से. अब इस कंटेनर में क्या है? देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है. AB क्या है? अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट, जो बचा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है. A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव क्या है? दीज आर दी आयंस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द आयनाइजेशन. और वो कब? जब आपने इसमें वाटर ऐड किया था. तो ये जो कंटेनर था, जब आपने इसमें, बोलो बाहर से क्या ऐड किया आपने? इसमें वाटर ऐड किया. तो वाटर ऐड होने से क्या हुआ? आपका AB का आयनाइजेशन हो गया. द सम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट गेट आयनाइज्ड. वो पार्ट कितना है? 100% तो है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो होगा. तो जो भी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी बोलो आपकी AB की? दैट इज द C मोल्स पर लीटर. इसका कुछ पार्ट टूट गया, कुछ पार्ट जो टूट गया, देखो C का कुछ पार्ट टूट गया, उसको अल्फा से लिखेंगे तो C मल्टीप्लाइड बाय अल्फा.
तो ये इतनी चीज आगे जाके बन जाएगी। तो ये कौन बनेगा? ए पॉजिटिव, क्योंकि एक जब रिएक्शन को हम लिखते हैं, जब बैलेंस किया तो ए पॉजिटिव से पहले क्या लिखा? देखो आपने 1 लिखा, बी नेगेटिव से पहले देखो क्या लिखा? 1 लिखा। तो रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि 1 1 ही है। तो अब क्या करेंगे हम? आफ्टर टाइम टी, देखो आफ्टर टाइम टी का मतलब व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो मीन्स आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इस कॉलम के अंदर, एट इक्विलिब्रियम। एट बोलो क्या लिख देंगे आप? एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ तो ए पॉजिटिव आयन कितने बन गए? दैट इज सी अल्फा। बी नेगेटिव आयन भी कितने बन गए? दैट इज सी अल्फा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी आपकी ए बी इलेक्ट्रोलाइट की? वो सी मोल्स पर लीटर थी, सी थी। तो बच कितनी गई? सी माइनस सी अल्फा, क्योंकि सी का कितना पार्ट आगे ब्रेक हुआ? दैट इज, देखो हमने यहाँ पे बताया था, दैट इज द सी अल्फा पार्ट ब्रेक हो गया, तो सी माइनस सी अल्फा बच गया। सो दैट इज द टेबल जो आपको बनानी आनी चाहिए। अगर ये टेबल बनानी आपको आ गई तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे, चाहे वो आपके केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बेसिक न्यूमेरिकल्स हों, या जो आपके पीएच के न्यूमेरिकल्स होते हैं, या यहाँ पे जो आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट चली हुई इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को अल्फा को यूज करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स कुछ एक हम आपके सामने ले भी गए, तो उनको आप कैसे डिराइव करते हैं वो आप देखेंगे। सो दैट इज द टेबल फॉर्म। मींस एट इक्विलिब्रियम आपने क्या देखा? एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन of an electrolyte is C minus C alpha. What is the concentration of A positive ion? C alpha. What is the concentration of the B negative ion? That is also the C alpha. Means at equilibrium, what is the formula of the equilibrium constant? The formula of equilibrium constant is the product of the molar concentration of the products. मीन्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को आप ऊपर लिखेंगे, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट है तो रेज टू द पावर में चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आपकी प्रोडक्ट्स की क्या है? देखो प्रोडक्ट आपके दो ही थे, प्रोडक्ट आपके दो ही थे, तो इससे पहले देखो अगर आपको लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख देते, K इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट divided by the molar concentration of the reactant raised to the power of their coefficient। तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कौन कौन है? वन इज द ए पॉजिटिव आयन raised to the power of their coefficient, other one कौन है? B negative raised to the power of their coefficient divided by the concentration of the electrolyte after time t, means when equilibrium is set up। तो फिर आपने जो वैल्यू पुट की ए पॉजिटिव की जगह आपने क्या लिखा बोलो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिखेंगे सी अल्फा, यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे? बी नेगेटिव की जगह सी अल्फा, ए बी की जगह आप क्या पुट करेंगे? सी माइनस में सी अल्फा। देखो यही चीज आपने यहाँ पे पुट की। तो जो सी माइनस सी अल्फा है, यहाँ से अगर हम देखो सी कॉमन निकाल देते हैं, देखो सी कॉमन, तो सी कॉमन तो अंदर क्या बच गया? 1 माइनस अल्फा। देखो स्टेप से तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया बोलो? नीचे सी माइनस सी और ब्रैकेट में क्या? 1 माइनस अल्फा, ऊपर सी अल्फा और सी अल्फा। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? उसके बाद आप ये देखें, देखो कैंसिल क्या होगा? देखो एक सी से एक सी देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया? सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो नेक्स्ट वन इज सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर बोलो क्या आ गई है? 1 आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट हम देखो बड़े सिंपल से चेंज यहाँ पे करेंगे। इफ द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, देखो जो ये लॉ है इसका नाम देखें, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसमें डाइल्यूशन वर्ड क्यों यूज किया गया? बिकॉज दैट लॉ इज एप्लीकेबल, फर्स्ट पॉइंट, ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो आपने ध्यान दिया होगा शुरू में यहाँ पे अर्हेनियस का पोस्टुलेट यूज किया है कि एन इलेक्ट्रोलाइट विल नेवर बी आयनाइज्ड 100%। तो ये आपको पता है कि जब आप वाटर भी डाल दें, वाटर डालने के बाद भी वो 100% आयनाइज नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट ही आयनाइज्ड हुआ है, तो इट मींस जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आगे हम लिखेंगे ये सारी बातें कि दैट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। सेकंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, लेकिन कब? ओनली इन देयर डाइल्यूट सॉल्यूशन। So the word here is dilution law. ये dilution law है which is given by the Ostwald. So it is called as the Ostwald dilution law. Now we'll apply that condition if solution is very very dilute. If solution is very very dilute, then what will happen? Then the value of alpha the value of alpha will be very very small. Means 1 minus alpha is very very small. So means 1 minus alpha is almost nearly equal to 1. देखो alpha is very very small, तो 1 minus alpha is also nearly equal to 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू छोटी है। तो 1 माइनस अल्फा को हम
नियरली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर C अल्फा स्क्वायर है ऊपर, तो वहां पे आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि C अल्फा स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू, आपने यानी C लिख दें आप, देखो ऐसे C अल्फा स्क्वायर को देखो आप नियरली इक्वल टू, आपने ऐसा क्यों नहीं लिख दिया कि C लिख देते। फिर हम उनको बताते हैं कि जो ये सिंपल मैथमेटिक्स है आप उसको जरूर याद रखें कि मीन्स कोई भी फैक्टर है उसमें आपने कोई चीज ऐड कर दी, जैसे 1 प्लस अल्फा या 1 माइनस अल्फा, तो उस कंडीशन में आप प्लस या माइनस करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, तो उस वक्त 1 प्लस अल्फा को आप नियरली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, अल्फा को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो इज नियरली इक्वल टू आप 1 लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि C अल्फा स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू, आप देखो ऐसे C कर दे, जो भी वैल्यू आएगी आप उसको वहां पे पुट करेंगे। तो ऑलमोस्ट जब भी हम ये नेग्लेक्ट करते हैं तो किस दौरान हम करते हैं, जब आप किसी चीज को प्लस या माइनस करते हैं। क्लियर हो गया इतना, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद आप इन वैल्यूज को देखो पुट करें, देखो क्या आ गया, KD इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, देखो 1 माइनस अल्फा को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करें, अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो ये जो C है यहाँ पे, इस C को देखो यहाँ पे डिवाइडेड में ले आए, KD बाय C, और अल्फा का स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू, बोलो क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू KD बाय C स्क्वायर रूट, KD बाय C स्क्वायर रूट। तो मीन्स ये फार्मूला आपको लर्न करना है, ये आपको याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। दोनों फार्मूले याद रखना, KD इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है और अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KD बाय C। अब जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में अगर हम लिखें तो देखो कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द C। सो C इज इक्वल टू N बाय V, N इज द नंबर ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन। अब इस वैल्यू को पुट कर दें C की जगह, देखो यहाँ पे C की जगह जब आप इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो बोलो क्या होगा, नीचे N ऊपर V आ जाएगा। So that is alpha is equal to square root of KdV by N. अगर हम number of moles 1 ले लें, if the number of moles are 1 mole, then what will be the formula of alpha? तो alpha is equal to square root of KdV। तो ये फार्मूले आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि under different different condition on the basis of the different different type of numerical statement क्या है, तो ये different formulas जो है ये आपको यूज करने पड़ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे, जो अभी हमने ये डिराइव कर दी, ये फार्मूले जो डिराइव कर दी हमने केडी और अल्फा के बीच में जो रिलेशन हमने डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आखिर इसकी वैलिडिटी क्या है। मींस जैसे कि हमने आपको बताया था कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहली चीज क्योंकि यहाँ पे 100% आयनाइजेशन नहीं हो रहा, आपके इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम सेटअप सिर्फ कब हो सकता है, व्हेन वी हैव द वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो तो जब आप वाटर ऐड करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप करते हैं, तो दे गेट क्या हो जाएंगे, 100% आयनाइज्ड, तो इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं, देयर विल बी नो आपके अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट, आपका अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट तो बचेगा नहीं, सारे के सारे ही आयनाइज हो चुके होंगे, 100% आयनाइज हो जाएगा। लेकिन जो ये शब्द था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था, K इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो जब आपके रिएक्टेंट बचेंगे ही नहीं तो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जीरो हो गए, जीरो हो गए, तो जो आपका K है उसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो K मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम सिर्फ तभी डिटरमाइन करते हैं, बोलो कब डिटरमाइन करते हैं, व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू पार्ट, दैट इज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। मींस कुछ रिएक्टेंट बचे हुए होने चाहिए, कुछ रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को आप इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम कभी भी आपका स्टैटिक नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखें। इक्विलिब्रियम डजंट मींस कि रिएक्शन स्टॉप्स, कि रिएक्शन रुक गई, नो, रिएक्शन आपके इक्विलिब्रियम के दौरान भी the rate of the forward reaction is always equal to the rate of the backward reaction। मींस जिस रफ्तार से A पॉजिटिव और B नेगेटिव में आपका आयनाइज्ड होगा, उसी रफ्तार से A पॉजिटिव और B नेगेटिव आपस में क्या कर जाएंगे, रीयूनियन हो जाएगा उनका, दोबारा जुड़ जाएंगे और वो AB में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द सेम रेट, so that the concentration of the unionized electrolyte and the ions formed will seems to be constant, seems to be same। उनकी जो कंसंट्रेशन हमें ये लगता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा,
वो इसलिए बदलाव नहीं आता, इसलिए चेंज नहीं आता उनकी कंसंट्रेशन में, बने हुए आयंस की कंसंट्रेशन में, और जो बच गया अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट उसकी कंसंट्रेशन में, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। सो द इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो आप उसका जवाब बड़ा सिंपल, आपको ध्यान होगा, आप ऐसे ही देते थे कि द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर बिकॉज एट इक्विलिब्रियम the reaction never stops, but the rate of the forward reaction is always equal to the rate of the backward reaction. So the equilibrium is dynamic in nature. तो इतनी बात आप लिख देते हैं, और कोई भी रिएक्शन आप इन जनरल लिख के दिखा देते हैं, जैसे हमने लिखा ए बी, फिर इक्विलिब्रियम का साइन मींस हाफ एरो आगे हाफ एरो पीछे, और गिव राइज टू ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, इक्विलिब्रियम का साइन मींस ये सफिशिएंट होता है आपके लिए जब वो क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स का पूछ लिया जाए। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ इसलिए क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो है ही, लेकिन साथ के साथ अरेनियस थ्योरी ने ये कहा था कि वाटर डालें तभी आयनाइजेशन होगा, तो मींस डाइल्यूशन करते हैं आप यहाँ पे। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑल्सो इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज द डाइल्यूशन लॉ। फर्दर इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड, सो इट इज कॉल्ड एज द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एंड दिस लॉ इज doesn't hold good for the strong electrolyte because they get ionized 100%. So there will be no remaining amount of the reactant. So there is the no use of the formula about the equilibrium constant. तो K का formula यहाँ पे बनेगा ही नहीं। अब हम इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। वैलिडिटी मींस जो बातें अभी हमने ऊपर लिख दी कि इट इज एप्लीकेबल only for the weak electrolyte in their dilute solution and it is not applicable for the strong electrolyte। ये कहां तक ठीक है, तो इस बात को प्रूव करने के लिए उसी को कहते हैं इसकी वैलिडिटी चेक करना इसकी। तो हम इसके लिए हमने क्या किया, टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने उसकी अल्फा को डिटरमाइन किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन किया। कैसे डिटरमाइन किया, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टोमीट्रिक मेथड। कंडक्टोमीट्रिक मेथड के बेसिस के ऊपर हमने उसको डिराइव किया। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा ना कि अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा जो होता है किसके इक्वल होता है, अल्फा की सेंस क्या है। देखो जो अल्फा होता है, अल्फा की अगर हम देखें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना वो डिसोसिएट हो गया, तो आप देखो इन सिंपल वर्ड तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ देखो मॉलिक्यूल्स थे, देखो वो तो आप नीचे डिवाइडेड में लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऊपर आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल गेट आयनाइज्ड, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड, कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके आयनाइज्ड हो गए, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स गेट आयनाइज्ड। तो अगर हम ये लिख दें, सो दैट इज द फार्मूला ऑफ अल्फा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। पीछे आपने ध्यान दिया होगा कि हमने आपको ये भी बताया था मोलर कंडक्टेंस वाले पार्ट के ऊपर कि आपके पास जो आयंस बनेंगे, देखो करंट किस वजह से चलता है, आयंस की वजह से। आपने पढ़ा था ना शुरू में, द कंडक्टिविटी इन एनी ऑफ द सब्सटेंस इज ऑफ टू टाइप। अगर वो सॉल्यूशन है, so the current is due to the flow of the ions, movement of the ions। ions हैं तो उनकी मूवमेंट होगी, और मूवमेंट होगी तो करंट चलेगा, उसमें कंडक्टेंस होगी। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें, मींस आप इतना ज्यादा वाटर डाल दें कि जितना मैक्सिमम उसका आयनाइजेशन होना था वो हो गया, जितने मैक्सिमम आयंस प्रोड्यूस होने थे उस इलेक्ट्रोलाइट से वो हो चुके, उसको कहते हैं कि द मोलर कंडक्टेंस और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो मैक्सिमम जैसे हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ द मोल्स, तो वो हम मैक्सिमम कंडक्टेंस कहां पे लिखते हैं, वो आप डिवाइडेड में लिखते हैं। देखो इस टाइप से डेल्टा एम और इनफाइनाइट का साइन, ऊपर आप क्या लिखेंगे, मींस आपने मैक्सिमम अभी डाइल्यूशन नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा वाटर डाला, तो एट डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन, एट डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन भी तो कम होगा। मींस अगर आपके पास सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है तो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी देयर विल बी नो आयनाइजेशन। इफ वी ऐड द वाटर, जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तो आयनाइजेशन गेट स्टार्ट, सम आयंस विल बी फॉर्म्ड, सम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट गेट आयनाइज्ड इनटू द आयंस। तो उसके बाद क्या होगा, मोर वाटर अगर आप ऐड करेंगे मींस डाइल्यूशन का एक्सटेंट बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, आयनाइजेशन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा, ज्यादा आयनाइजेशन होगा, ज्यादा आयंस बनेंगे। तो मींस एट द डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विल बी डिफरेंट। मींस विद इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन द एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंट बोलो किसका, आयनाइजेशन का इंक्रीज हो जाएगा, मींस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो मींस मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऊपर हम लिख रहे हैं डेल्टा एम सिंपल, और ऊपर आप सी लिख सकते हैं, मींस एट डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो जो मैक्सिमम कंडक्टेंस मींस मैक्सिमम वैल्यू आप कहां पे लिखते हैं, जैसे आपने एग्जाम दिया, आपके कुछ मार्क्स है टोटल है, मान लीजिए 600 मार्क्स है, वो कहां पे लिखते हैं आप, नीचे डिवाइड में लिखते हैं।
आपके मार्क्स कितने हैं, आप ऊपर लिखते हैं कोई टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, आपके 9 मार्क्स आ गए, तो आप कैसे लिखते हैं 9/10, आप रिवर्स तो नहीं लिखते। तो मीन्स वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस कहाँ पे लिखी आपने, नीचे डेल्टा एम इनफाइनाइट एज ए डिनोमिनेटर में लिखा, न्यूमरेटर में ऊपर क्या लिखा आपने, एट डिफरेंट डिफरेंट आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस क्या है। सो दैट इज ऑल्सो द अल्फा। यही हमने लिखा टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अल्फा बाय यूजिंग द कंडक्टोमेट्रिक मेथड्स। कंडक्टोमेट्रिक मेथड्स मींस कंडक्टेंस डिटरमाइन करके, कंडक्टेंस मींस मोलर कंडक्टेंस डिटरमाइन करके, मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की कब कब डिटरमाइन करके, एट डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड आल्सो एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दोनों वैल्यू आपने पुट कर दी, डेल्टा एम एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी, डेल्टा एम सी जिसे कहेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एम इनफाइनाइट मींस मोलर कंडक्टेंस आपने डिटरमाइन किया एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी। सो द रेशियो ऑफ these two conductances is called as the alpha। तो ये हमने सबसे पहले डिटरमाइन अपनी कर ली। So that is the point number 1 to check out the validity of that law, that is the Ostwald dilution law। तो सबसे पहले आप क्या डिटरमाइन करेंगे, the value of alpha आप डिटरमाइन करेंगे, the point number 1। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जैसे मैंने अभी ये लिख भी दिया था यहाँ पे कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, द नंबर ऑफ द मोलिक्यूल आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स टेकन। उसके बाद नेक्स्ट ये फर्दर किसके इक्वल है, डेल्टा एम बाय डेल्टा एम नोट, एम नोट कह दें या इनफाइनाइट वर्ड आप लगा दें, ऊपर सिंपल डेल्टा एम लिख दें या डेल्टा एम सी लिख दें, एक ही मतलब है इस चीज का। तो ये चीज हमने आपको अभी बता भी दी थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर ईच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अब हम क्या करेंगे, फार्मूला है आपके पास, अभी देखो साइड में आपको दोनों फार्मूले दिख रहे हैं, रिलेशन दिख रहा है आपको के डी और अल्फा के बीच। फॉर ईच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नाउ द वैल्यू ऑफ द अल्फा विल बी फिटेड इन द इक्वेशन नंबर 1। देखो ये सबसे जो बेसिक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है, जो हमने ऊपर लिखी थी, k इज इक्वल टू क्या था, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, दैट इज द इक्वेशन। देखो ये जो नंबर 1 हमने लिखी थी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द अल्फा व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंट कंडक्टोमेट्रिक मेथड्स, जो हमने ऊपर बताया कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा एम नोट, वहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी, नाउ पुट दैट अल्फा वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1 टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ केडी। हम वहां से केडी की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, या नीचे फॉर्मूले हमने ये कंडीशन जब लगा दी थी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वो आप वो पुट कर सकते हैं इसके अंदर। सो द वैल्यू ऑफ द केडी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। और ये पाया गया, क्या पाया गया, क्या ऑब्जर्वेशन आई जब हमने एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी के अंदर जाके, कि द वैल्यू ऑफ केडी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट for the different value of the alpha if the solution is dilute, पहली बात। दूसरी, the value of Kd comes out to be constant if the electrolyte taken is the weak electrolyte। अगर हम weak electrolyte लेते हैं और उसका भी dilute solution लेते हैं, तो it is found that the value of Kd comes out to be constant। So that is the way कि we have already tell you कि this law is applicable, the Ostwald dilution law is applicable for the weak electrolyte and not for the strong electrolyte। बस strong के लिए क्या मिला, ये वीक के लिए एप्लीकेबल है, हमने लिख दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, वो बात भी प्रूव हो गई हमारे इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने वास्तविकता में करके देखा। अब सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ Kd डज नॉट कम आउट टू बी कांस्टेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं जो वैलिडिटी में हमने बताया कि नंबर 1 आप अल्फा की वैल्यू निकालें एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर, एट डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर अल्फा की वैल्यू आपने निकाली, और वो जो अल्फा की डिफरेंट वैल्यू आई मींस कंसंट्रेशन मींस आपने लेस वाटर डाला, कंडक्टेंस कुछ और वाटर डाला तो कंडक्टेंस कुछ और, एंड सो ऑन। मींस एट डिफरेंट डाइल्यूशन, तो कंसंट्रेशन जो है वो हमें पता होगी कितनी है, तो एट डिफरेंट कंसंट्रेशन हमने डिफरेंट अल्फा की वैल्यू निकाली। अल्फा की वैल्यू जो निकली, अल्फा की वैल्यू जो निकल गई, उससे हमने Kd की वैल्यू निकाली। फिर Kd की वैल्यू एट डिफरेंट कंसंट्रेशन क्या आई, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने ले रखा था तो कांस्टेंट आ गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं आती है। तो ये जो बातें हैं ये क्या प्रूव करती हैं, सो इट कैन बी कंक्लूडेड इजीली दैट दिस particular law, that is the Ostwald dilution law, it is applicable only for the weak electrolyte in their dilute solution form, and it does not होल्ड गुड फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए। एग्जाम में कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि write a note on the Ostwald dilution law, या explain the Ostwald dilution law, या explain the validity of the Ostwald dilution law। इस टाइप से कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं।
जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इसके जो फार्मूले थे जिसमें केडी और अल्फा के बीच जो रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश किया वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, उसकी बहुत सारी एडवांटेज मैंने पहले भी बताया था। आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाली यूनिट क्यों ना हो, यही सेम यूनिट क्यों ना हो, या आपके जो पीएच के न्यूमेरिकल्स क्यों ना हो, हर चीज को निकालने के लिए हमारा जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है उसको हमें अप्लाई करना पड़ता है, उस टेबल को हमें बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड, कि कंडक्टिविटी दे दी हमने एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की, जिसकी कंसंट्रेशन बोलो क्या है 0.00241 मोलरिटी है गिवन। यूनिट आप देख रहे हैं साइमन्स पर सेंटीमीटर, तो इट मींस दैट इज द, बोलो यूनिट किसकी होती है, साइमन्स का मतलब ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, पता है शाबाश किसकी होती है, दैट इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे आप कापा कहते हैं। कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डेल्टा मींस मोलर कंडक्टेंस हमें निकालनी है। गिवन क्या है, द मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन डेल्टा एम नोट लिख रखा है फॉर द एसिटिक एसिड 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो गिवन क्या था, कापा की वैल्यू मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। उसके बाद सी क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन हियर, कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ द मोलरिटी मींस मोल्स पर लीटर में। मोलर कंडक्टेंस गिवन एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन 390.5 ओम, साइमन का मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें केडी निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, देखो एक रिलेशन हम जानते हैं कि डेल्टा एम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा डिवाइडेड बाय सी। ये रिलेशन आया कैसे था, ये भी हमने पीछे आपको डिराइव करके बता दिया था। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे सिंपल, तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी। Now put the all the values means the value of the kappa, value of the c। देखो कापा की वैल्यू देखो यहाँ पे कापा की जगह पुट कर दें, सी की वैल्यू देखो यहाँ पे सी की जगह पुट कर दें। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी। सी कंसंट्रेशन क्या है, मींस 0.00241 मोल्स पर लीटर। इस कंसंट्रेशन के ऊपर देखो हमने वैल्यू पुट की एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 32.76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी डेल्टा एम आ गया, डेल्टा एम नोट भी गिवन है, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको सिखाया था कि अल्फा क्या है, अल्फा इज द रेशियो ऑफ द टू टाइप ऑफ कंडक्टेंसेस मींस द मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, मोलर कंडक्टेंस जो है एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C, देखो अभी हमने डिटरमाइन की थी 32.76, इसको हम डेल्टा एम की जगह यहाँ पे पुट करेंगे। डेल्टा एम नोट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी न्यूमेरिकल में 390.5, देखो ये, तो ये वैल्यू आपने पुट की, यहाँ पे वैल्यू पुट करते ही अल्फा की वैल्यू आ गई। वैल्यू कितनी आई 0.084, 0.084 विल बी द वैल्यू ऑफ द अल्फा। ये चीज आप यहां से आप हटा देंगे क्योंकि कैंसिल हो गया, मोलर कंडक्टेंस ऊपर है मोलर नीचे, सो देयर विल बी द नो यूनिट, तो 0.084। उसके बाद हमने क्या किया, केडी का फार्मूला आप जानते ही हैं, रिलेशन केडी और अल्फा के बीच, केडी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो आपने वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी, कंसंट्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन, देखो सी की वैल्यू, अल्फा अभी हमने निकाल लिया, देखो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे अल्फा की जगह पुट कर दिया, नीचे भी अल्फा की वैल्यू देखो आपने यहाँ पे पुट कर दी। आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज द वैल्यू ऑफ केडी कम्स आउट टू बी 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 मोल्स पर लीटर। मींस अगर कहीं पे कोई एरर रह जाए कैलकुलेशन में तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, आप कैलकुलेटर लें उससे कैलकुलेशन करें। हो सकता है कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे रेज टू द पावर में कुछ हो रहा ना था, वो हमने गलत लिखा गया, तो मींस ये ह्यूमन एरर्स कहलाती हैं, कोई भी गलती रह जाए कैलकुलेशन में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हम आपको हमेशा बताते हुए चलते हैं, कैलकुलेशन हमारे से करने में उसमें गलती हो भी सकती, हो सकता है बिल्कुल ठीक ही होगी वैसे तो, लेकिन फिर भी आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। हमने जैसे बताया था कि जो इसकी एप्लीकेशन है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, जो रिलेशन हमने डिराइव किया था केडी और अल्फा के बीच, मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच, उसकी एप्लीकेशन और कहां पे है, पीएच के न्यूमेरिकल्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये न्यूमेरिकल लिया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पीएच of the acetic acid solution whose concentration is, whose molarity is 0.01 m, having the dissociation constant value is 1 multiplied by 10 raised to the power minus 4 moles per liter। तो इसके लिए क्या करें, देखो हमारे पास सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि जो CH3COOH जो गिवन है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग, पता चलता है क्योंकि KD की वैल्यू गिवन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, व्हिच रिफ्लेक्ट्स दैट द एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट।
और वैसे भी हमें ध्यान रहता ही है कि एसिटिक एसिड हो गया, जो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड हो गया, वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो आपके वीक आपके इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। मींस दे नेवर डिसोसिएट 100% इवन आफ्टर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वो कुछ परसेंट तक ही टूटते हैं, और जिस परसेंट तक टूटते हैं वो उनकी डिग्री कहलाती है। मींस द एक्सटेंट अप टू व्हिच एन इलेक्ट्रोलाइट गेट डिसोसिएट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे केडी की वैल्यू दे दी, तो उसकी हम एप्लीकेबिलिटी देखो कैसे देखेंगे, ध्यान देना आप यहाँ पे। अब हम एक टेबल ड्रा करेंगे, देखो उसी टाइप से। देखो एसिटिक एसिड इज गिवन बिकॉज इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट टू सम एक्सटेंट टू गिव द two ions, that is the acetate ion CH3COO negative ion and the positive ion, that is the H positive ion। लेकिन ये 100% नहीं टूटा, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम का देखो यहाँ पे साइन अप्लाई किया, हाफ एरो आगे और हाफ एरो पीछे, दैट इज द साइन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसी टाइप से आप टेबल ड्रा करेंगे। मींस टाइम टाइम कह दें, या मैंने जैसे आपको पहले बताया था, आप यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। बोलो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन। पीछे आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लाके डेरिवेशन में आपको समझा दिया था। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मींस कौन है आपका इनिशियल इलेक्ट्रोलाइट, देखो एसिटिक एसिड, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, मींस मोलर कंसंट्रेशन हम लेते हैं। कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस हुए, दैट इज द H पॉजिटिव आयन, इसको भी देखो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में आप रिप्रेजेंट करते हैं। एसिटेट आयन की मोलर कंसंट्रेशन फिर से देखो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। व्हेन टाइम इज जीरो मींस इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम जीरो का मतलब हमने जैसे पहले ही बताया था। अब टाइम जीरो ये वर्ड आप कब यूज करते थे, या आप यूज करते थे केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट के अंदर, आपको ध्यान होगा। हम वहां पे सेम टेबल बनाते थे, टाइम इज जीरो लिखते थे, फिर आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते थे, आप वहां पे सेम टेबल थी लगभग। तो व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड, वो गिवन है 0.01 m, 0.01 m, that is the moles per liter के अंदर। What is the initial concentration of the H positive ion and the acetate ion? Because initially there occurs no ionization, कोई ionization नहीं हुआ, तो मींस concentration is 0 moles per liter। आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बीत गया, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। मींस टाइम टी का मतलब यहाँ पे बोलो हम क्या लिखने वाले हैं, मींस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया उस वक्त, इक्विलिब्रियम सेटअप होने का मतलब आपका कुछ हद तक एसिटिक जो एसिड है उसका आयनाइजेशन हो गया। तो उसकी आयनाइजेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, अल्फा से। तो अल्फा से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ये कितना डिसोसिएट हो गया, तो जितना भी डिसोसिएट हो गया उसको हम किससे लिखेंगे, अल्फा से। तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, तो इतना पार्ट डिसोसिएट हो गया। सिमिलरली उतना ही तो बनेगा आपका एसिटेट आयन भी 0.01 अल्फा। तो बच कितना गया, सी माइनस सी अल्फा लिखते थे, मीन 0.01 माइनस 0.01 अल्फा, क्योंकि इतना डिसोसिएट हो चुका है, इतना आयनाइज हो चुका है। तो दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड। मींस एट इक्विलिब्रियम एसिटिक एसिड कितना बाकी है, कितने H पॉजिटिव आयन बन गए एट इक्विलिब्रियम। मींस सॉल्यूशन के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन है, कितने H पॉजिटिव आयन है, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, बीकर में, कंटेनर में कितने H पॉजिटिव आयन है। तो जितने भी H पॉजिटिव आयन है कंटेनर में, बीकर में, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया था, वो कौन है, 0.01 अल्फा। So that is the molar concentration of the H positive ion which is present in the container at the time of the equilibrium। यही हमें चाहिए। अब एक ही कमी रह गई, अल्फा की वैल्यू अगर हमें कहीं कहीं से मिल जाए तो 0.01 को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ही तो चाहिए पीएच निकालने के लिए, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन। तो इट मींस अब हमारा एम रहेगा अल्फा की वैल्यू निकालना। लेकिन अल्फा की वैल्यू कैसे निकाले, आपके दिमाग में क्या क्लिक किया कि हमने एक रिलेशन अभी सीखा था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से, वो क्या था, केडी और अल्फा के बीच रिलेशन। तो केडी गिवन होना चाहिए, तो क्या केडी गिवन है न्यूमेरिकल में, बिल्कुल गिवन है। डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, केडी गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द केडी एंड द अल्फा, केडी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आपने निकाला था। केडी इज इक्वल टू बोलो क्या था, अभी अभी आपने जो रिलेशन निकाला था कि केडी इज इक्वल टू सी अल्फा, देखो स्क्वायर आपने निकाला था। तो अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा देखो केडी डिवाइडेड बाय सी। तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, तो अल्फा दूसरी साइड में जाके ये अल्फा यहीं पे स्क्वायर रूट कर देंगे दूसरी साइड में, बोलो क्या रिलेशन आ गया, केडी डिवाइडेड बाय सी। सो दैट इज द रिलेशन इन बिटवीन द अल्फा एंड द बोलो क्या, केडी। तो अल्फा का फॉर्मूला बोलो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ केडी बाय सी।
Kd की वैल्यू गिवन, C कंसंट्रेशन गिवन, C की वैल्यू बोलो कितनी है 0.01, देखो 0.01 m, दैट इज द कंसंट्रेशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ C, ये C की वैल्यू गिवन है। तो आप पुट कर दिया आपने, पुट करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल हटा के बोलो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो 100। क्लियर हो गया। वो 10 की पावर -4 है, ये नीचे जाके बोलो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर, देखो 4। तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कैंसिल, तो बोलो क्या बच गया 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 पर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। देखो क्या हो जाएगा, ये जो अगर हम इसको फर्दर देखो यहाँ पे लिखें स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो क्या आ जाएगा 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, मीन्स 10 की पावर -2 का मतलब देखो आप समझ गए होगे ना इसको, अगर आप ऐसे लिखिए 1/100 तो एक ही बात है, जैसे हमारा 1/8 देखो 10 की पावर 2 था, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, क्या हो जाएगा बोलो 10। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 का स्क्वायर रूट तो देखो 1 आ गया, 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट बोलो क्या आ जाएगा इसका, देखो 10, तो 1/10 इज द आंसर, 1/10 मीन्स 0.1 इज द आंसर। क्लियर हो गया, अब आप समझ गए होगे अच्छे से। देखो इतने पोर्शन को देखो हमने हटा दिया, तो 1/100 था स्क्वायर रूट में, तो देखो ये 1/100 का हमने स्क्वायर रूट लिया, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ऊपर 1 ही रहा, नीचे 100 का स्क्वायर रूट देखो 10 आ गया, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। तो देखो यही हमने यहाँ पे आगे लिख के आपको दिखाया। देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, मींस 1/10 को आप 0.1 ना कह के देखो 10 की पावर देखो 1 ही है, 1/10 की पावर 1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये इसको 0.1 भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो 0.1 आपकी वैल्यू आ गई, या आप ये कहते हैं 1/10, देखो 1/10 देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी उसको आप कहाँ पुट करें, ये किसकी वैल्यू आई है, दीज ऑल आर द वैल्यूज ऑफ द अल्फा, देखो ये अल्फा की वैल्यू आई है। तो ऊपर जो हमारा फार्मूला था, हमें H पॉजिटिव एन की देखो कंसंट्रेशन चाहिए, यहाँ पे देखो ये हमें क्या चाहिए, जो H पॉजिटिव एन इसकी कंसंट्रेशन देखो निकालनी है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करें। तो अल्फा की वैल्यू पुट जैसे ही हमने की, यहाँ पे देखो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, अल्फा की जगह 1/10 पुट किया, तो बोलो कितना आ गया आपका आंसर 10 रेज टू द पावर -3, मींस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 10 रेज टू द पावर -3। अब सिंपल पीएच का फार्मूला है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, देखो जो हमारे पास ऊपर टेबल में थी, देखो ये रहा H पॉजिटिव आयन, देखो ऊपर टेबल में ये इसकी वैल्यू है 10 की पावर -3। इस 10 की पावर -3 वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करेंगे, इसको आप पुट करें, देखो यहाँ से देखो H पॉजिटिव आयन की जगह आप इसको पुट कर दें। जैसे आपने पुट किया तो बोलो क्या आ गया, माइनस लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर -3 आपने पुट किया, जो ये पावर में है 10 की पावर -3, लॉग के बेसिक फार्मूले आप जानते हैं, इसको पहले ले आएंगे, -1 पहले है, देखो माइनस का साइन है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 और log 10 हमेशा 1 होता है, log देखना आपको पहले ही हमने सिखा दिया था, log 10 इज 1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 बोलो क्या हो गया 3, तो pH कम्स आउट टू बी 3। तो जो सॉल्यूशन है ये, इस सॉल्यूशन की pH बोलो कितनी होगी, दैट इज 3। तो दीज आर दी डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो किस टाइप से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो फार्मूला है, जिसमें केडी और अल्फा के बीच जो रिलेशनशिप है, कैसे उस फार्मूले को हम यूज करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, चाहे वो पीएच का न्यूमेरिकल था, चाहे वो आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है सिंपल, यहाँ पे जरूरी नहीं था पीएच निकलवाते, आपसे ऐसे कह देते कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मींस अल्फा की वैल्यू निकाले, तो आपका आंसर आ जाता 1/10, जैसे हमने ये निकाल के दिखाया था 1/10 विल बी द आंसर। लेकिन अगला पॉइंट क्या आ जाता, आपसे ये कह देते कि आप क्या निकालें, आपको ये कह देते कि अल्फा तो चलो आपने निकाल दिया, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ऐसा कह दें। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बोलो हमने कितनी निकाली थी, देखो 0.01 अल्फा थी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की, देखो ये यहाँ पे, तो ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, अपने अल्फा की वैल्यू पुट की, तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकाल के आपका न्यूमेरिकल फिनिश। एक स्टेप आगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो ये आ जाए, या ये भी तो कह सकते हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन की देखो ये कंसंट्रेशन आपको निकालनी होती है यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, ये भी तो 0.01 अल्फा है, मीन जो H पॉजिटिव आयन, मीन सेम आपका आंसर आता है, देखो बिल्कुल सेम, 10 की पावर -3, मीन सेम कैलकुलेशन सेम आंसर। तो जरूरी नहीं कि आप इन चीजों को क्रैम करें, आपको क्रैम नहीं करना, इस टाइप से टेबल बनानी है अच्छे से, टेबल में आपको सब कुछ दिखता रहेगा, कह दे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन तो निकल गई, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन तो निकल गई, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, तो जैसे हमने निकाल के दिखा दिया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन एक ही होता है, पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, तो इन चीज को आप ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड देयर एप्लीकेशन।
और हमने इसकी वैलिडिटी भी चेक की। तो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।